सभी लोग लाइव आ जाओ। सो वेरी गुड आफ्टरनून ऑल। वेलकम टू बीएससी इंस्टीट्यूट। आज हम लोग हमारी एमसीक्यू सीरीज का सेशन नंबर 23 करने जा रहे हैं। ठीक है, और इस सेशन में हम लोग अभी दो पार्ट्स में हम लोग दिल्ली सल्तनत के बारे में पढ़ा और वहीं से रिलेटेड कल हमने सैयद और बोल सकते लोधी के बारे में नहीं पढ़ा था। वहीं से हम लोग आज के एमसीक्यू स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, सैयद डायनेस्टी के बारे में और लोधी डायनेस्टी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, क्लियर है? पहले क्वेश्चन को देखें हम लोग। तो सिंपल से क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। सैयद वंश का संस्थापक कौन था? हु वॉज द फाउंडर ऑफ सैयद डायनेस्टी? ठीक है, फाउंडर या संस्थापक की बात करूं तो कौन था? सभी आंसर करो। ठीक है, तो लगभग आंसर हमको क्या मिल रहा है? डी। कौन था? किजर खान था। ठीक है, किजर खान की बात करूं तो ये बोल सकते फिरोज शाह तुगलक के टाइम पे कुछ था। फिरोज शाह तुगलक के टाइम पे ये किसी जगह का गवर्नर था या राज्यपाल था, इसके बारे में हम लोगों ने देखा है? नहीं पढ़ा हम लोगों ने बिल्कुल। मुल्तान के बारे में देखा था कि ये कहां का गवर्नर था? मुल्तान का गवर्नर था। ठीक है, गवर्नर मतलब राज्यपाल। ठीक है, किसके टाइम पे था? फिरोज शाह तुगलक के टाइम पे। ये चीज याद रखना। ठीक है, और थोड़ी सी स्टोरी आगे चलेगी, आगे वाले क्वेश्चंस में और बताऊंगा। ये चीज क्लियर हो गई? इसका संस्थापक या फाउंडर कौन था? किजर खान। किसका? सैयद वंश का। तो बेसिकली कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ जाते हैं। तो हम लोगों ने देखे स्लेव डायनेस्टी का फाउंडर कौन था, लास्ट फाउंडर कौन था। ठीक है, फिर वहीं पे हम लोगों ने तुगलक की भी बात करी। तो वैसे हमको सिंपल क्वेश्चन भी करते चलना है, ऐसा नहीं कि कभी कभी कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन के चक्कर में आप सिंपल क्वेश्चन को पढ़ना भूल जाओ। ठीक है, तो फर्स्ट रूलर और लास्ट रूलर हमको हर डायनेस्टी का पता होना चाहिए। नेक्स्ट देखे, दिल्ली सल्तनत में निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने अपने नाम पर खुतबा पढ़ा और अपना सिक्का जारी किया था? ठीक है, यहां पे इंपॉर्टेंट आ जाता है किस सुल्तान ने अपने नाम पर क्या पढ़ा? खुतबा पढ़ा। ठीक है, और अपना सिक्का जारी किया। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग सुल्तान ऑफ दिल्ली सल्तनत गॉड गॉड खुतबा रेड इन हिज नेम एंड इशूड हिज ओन कॉइन? ठीक है, किसके बारे में पता चलता है हम लोगों को? बेसिकली इसको जानते हो आप लोग? खुतबा का मतलब समझते हो? खुतबा का मतलब पता है? बेसिकली बोल सकते हो कि एक तरीके की प्रेयर होती है। ठीक है, जो इस्लाम धर्म को जो फॉलो करते हैं ना, वो लोग एक तरीके की क्या करते हैं? प्रेयर करते हैं। किस दिन करते हैं? जुम्मा वाले दिन करते हैं। जुम्मा का नाम सुना है कि जुम्मा की नमाज है? जुम्मा का जो खुतबा रहता है, जुम्मा मतलब कि फ्राइडे, जो फ्राइडे रहता है, जो शुक्रवार रहता है, वो उनके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है और उसको वो क्या बोलते हैं? जुम्मा। और उस दिन क्या पढ़ा जाता है? खुतबा पढ़ा जाता है। तो वो चीज किस सल्तनत ने अपने नाम पर खुतबा पढ़ा था? ठीक है, अपने नाम पे वो प्रेयर पढ़ी थी और साथ में क्या करा था? एक कॉइन इशू करा था इसके बारे में। तो किसने किया था? सब लोग आंसर कर रहे हैं किसने? मुबारक शाह के में। ठीक है, किसने पढ़ा था? कौन सा दिल्ली का सल्तनत था? मुबारक शाह। अब मुबारक शाह कौन सा? दो मुबारक शाह के बारे में हम लोगों ने पढ़ा। एक मुबारक शाह खिलजी भी है, एक मुबारक शाह सैयद भी है। तो किससे बिलोंग करता है ये? सैयद डायनेस्टी से, या आपके बोल सकते खिलजी डायनेस्टी से? सैयद डायनेस्टी से। ठीक है, ये चीज याद रखना। ठीक है, सैयद डायनेस्टी से बिलोंग करते।
क्लियर हो गया? ठीक है, तो ये चीज याद रखना, खुतबा का रिलेटेड। और खुतबा के बाद कॉइन किसने इशू किया था? तो मुबारक शाह सैयद, ठीक है, सैयद डायनेस्टी से जो बिलोंग करता था। नेक्स्ट देखो, निम्नलिखित में से किसने तारीख ए मुबारक शाही की रचना की है? अब यहां पे बुक की बात आ गई है, कौन सी बुक की बात हो रही है? तारीख ए मुबारक शाही एक टाइप की आपकी क्या है, किताब है। उस किताब को किसने लिखा है? ठीक है, तो किसने लिखी है? याहे बिन अहमद सरहिंद ने, ठीक है, याहे बिन अहमद सरहिंद ने क्या कौन सी किताब लिखी है? तारीख ए मुबारक शाही। अभी ये किताब क्यों इंपॉर्टेंट है? इस किताब में हमको किसके बारे में पता चलता है? जो सैयद डायनेस्टी के लोग हैं, सैयद वंश के लोग, जो राजा वगैरह है, उन सब की नॉलेज, उन सब की इंफॉर्मेशन हमको किस किताब से मिलती है? तारीख ए मुबारक शाही बुक से मिलती है। और उस बुक को किसने लिखा था? याहे बिन अहमद बोल सकते सरहिंद ने लिखा था। ठीक है, ये चीज याद रखना कि सैयद वंश में की इंफॉर्मेशन, ये जानकारी हमको किस बुक से मिलती है? तो तारीख हिंद मुबारक शाही से। और जिस उसको लिखा किसने था? याह बिन अहमद हमारा सरहिंद ने। क्लियर हुआ ये चीज? नेक्स्ट देखो, दिल्ली सल्तनत में किस वंश के पैगंबर मोहम्मद के वंशज थे? विच डायनेस्टी ऑफ दिल्ली सल्तनत डिसेंडेंट ऑफ द प्रॉफिट मोहम्मद? ये कल समझाया था मैंने। ठीक है, तो कौन थे? सैयद वंश के लोग थे, ठीक है। और वो किस धर्म से, मतलब किस संप्रदाय से रिलेटेड थे? सिया से, ठीक है। सिया संप्रदाय किसका संप्रदाय है? इस्लाम धर्म का, या जो मुस्लिम धर्म के लोग, जो संप्रदाय दो पार्ट्स में डिवाइड हो गया था, बताया था, एक सिया और एक सुन्नी। तो ये दो अलग अलग संप्रदाय है। जैसे हमने हिंदू धर्म में भी पढ़े थे, बौद्ध में भी पढ़े थे, बुद्धिज्म में भी पढ़े थे, तो इस्लाम में भी दो बोल सकते संप्रदाय के बारे में या सेक्ट के बारे में हमको देखने को मिलता है। और सैयद वंश, जो सैयद राजवंश के जो लोग थे, वो अपने आप को किस वंश का बोलते थे? प्रॉफिट मोहम्मद के वंश बोलते थे, कि वो प्रॉफिट मोहम्मद के क्या है, वंशज है। ठीक है, क्लियर हो गया ये चीज? नेक्स्ट देखो, तैमूर के आक्रमण और तुगलक वंश के पतन के बाद कौन शासक बना? हु बिकम द रूलर आफ्टर द इन्वेजन ऑफ तैमूर एंड द फॉल ऑफ द तुगलक डायनेस्टी? ठीक है, तो हमको पता है किस तुगलक डायनेस्टी के बाद कौन सी डायनेस्टी आई थी? और सैयद डायनेस्टी के फाउंडर कौन थे? खिज्र खान। ठीक है, ये चीज याद रखना। उस टाइम पे जो किसके बोल सकते गवर्नर थे? मुल्तान के। और बेसिकली क्या हुआ था उस टाइम पे? जो तैमूर था, तैमूर को जानते हो? कौन है तैमूर? हमारा वाला तैमूर नहीं, ठीक है। कौन सा तैमूर? बेसिकली जो मंगोल में जो राजा था, जो कि भारत पे आक्रमण किया करता था, उस टाइम पे उसका नाम क्या था? तैमूर। पर अगर उसकी बात करो तो उस टाइम पे उसको क्या बोला जाता था? तैमरलिन के नाम से भी जाना जाता है। अगर आप उज्बेकिस्तान में जाओगे या मंगोल का हिस्ट्री पढ़ोगे तो तैमूर को किस नाम से जाना जाता है? तैमरलिन के नाम से जाना जाता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? तैमूर बोलते हैं। ठीक है, तो तैमूर एक तरीके से जो मंगोल का राजा था, जो कि आक्रमण करता था, भारत पे आता था, तो उसने ही बोल सकते हो कि उस टाइम पे कौन सा ऐसा बोल सकते हैं कि इंसान था जिसने तैमूर की मदद की थी भारत में? उस टाइम पे मदद की थी ना किसने? ये इसी ने की थी भैया, किजर खान ने। ठीक है, किजर खान ने किसकी मदद की थी? तैमूर की। और उसी के बोल सकते कि तैमूर ने उसी के बोल सकते कि उसके लिए उसको किसका गवर्नर बनाया था, किसका राजपाल बनाया था? मुल्तान का राजपाल बनाया था। ठीक है, और जब तुगलक वंश का राजा, जब बोल सकते कि उनके जो डिसेंडेंट थे, जो फिरोज शाह तुगलक के बाद में, वो कैसे आ गए, जिनकी पावर बहुत कम हो गई, या बोल सकते जितने पावरफुल नहीं थे, तो उसने क्या करा? सैयद वंश को स्थापित कर दिया और उसको हटा दिया।
ठीक है, ये चीज क्लियर हो गई। तो मंगोल का उस टाइम पे राजा किसने, मतलब मंगोल से किस राजा ने भारत पे आक्रमण किया था? तुगलक वंश के टाइम पे तैमूर ने। ठीक है, और उसका साथ किसने दिया था? किस्र खान ने दिया था। और वो जब वो जा रहा था तो उसने उसको कहाँ का राजपाल या कहाँ का गवर्नर बना दिया था? मुल्तान का। जब उसने देखा कि दिल्ली में पावर, मतलब बोल सकते तुगलक लोगों की पावर कम होती जा रही, तो उस टाइम पे उन्होंने उसको हटाकर अपने वंश को क्या कर लिया था? सैयद वंश का स्थापन कर दिया था। उस टाइम पे उसको फाउंड कर लिया था। ठीक है, फिर सैयद वंश उसके बाद चलना स्टार्ट हो गया था। अब नेक्स्ट क्या है? सुल्तान के स्थान पर रायत ए इला की उपाधि किसने ग्रहण की थी? हु अज्यूम द टाइटल राहत ए इला इन द प्लेस ऑफ सुल्तान? ठीक है, किसने ली थी ये उपाधि? ठीक है, तो लगभग आंसर क्या बता रहे हैं सब लोग? सी। किसने ली थी? किज्र खान ने ली थी। क्यों ली थी भैया? सुल्तान क्यों नाम, अपने आप को सुल्तान क्यों नहीं बुलाता था वो? ये क्वेश्चन का मतलब समझ में आ गया ना? क्वेश्चन में क्या बोला है कि वो सुल्तान के, मतलब सुल्तान शब्द इस्तेमाल नहीं करता था अपने नाम के आगे। क्या इस्तेमाल करता था? रियात ए अला। किसके स्थान पे? सुल्तान के स्थान पे। क्यों करता था? अपने आप को सुल्तान भी तो बुला सकता था। रियात ए अला क्यों बोलता है वो? क्योंकि उसको बोल सकते बेसिकली ये पावर में लेके कौन आया? तैमूर लेके आया। तो वो चाहता था कि मैं बोल सकता कि उसका अपमान ना करूं, या ऐसा ना लगे कि उसको कि मैं सुल्तान बन गया तो अब मैं यहां पे राज कर रहा हूं। तो बेसिकली उसके डर के कारण उसने अपने आप को सुल्तान नहीं बुलाया था। सुल्तान से ही मिलता जुलता वर्ड वो यूज करता था उस टाइम पे। क्या यूज करता था? रियात ए अला। ठीक है, बोल सकते कि जो सबसे सबसे ऊपर वाली पोस्ट पे रहता है ना, उसका मतलब होता है रियात ए अला। जो टॉप मोस्ट पोस्ट पे रहता है, जो टॉप मोस्ट ऑफिसर रहता है, जो कि सबको संभालता है, उसको बोलते हैं रियात ए अला। ठीक है, तो सुल्तान शब्द का इस्तेमाल नहीं करता था, उसकी जगह किसका इस्तेमाल करता था? रियात ए अला का। ठीक है, किसके डर के कारण? तैमूर के डर के कारण, या बोल सकते हैं मंगोल के आक्रमण के कारण। ठीक है, नेक्स्ट देखो। नेक्स्ट आता है हमारा लोधी वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? लोधी डायनेस्टी वॉज स्टैब्लिश्ड बाय। फिर से सिंपल सा क्वेश्चन। आंसर करिए सभी। ठीक है, तो लगभग आंसर क्या बता रहे हैं सब लोग? बहरोल लोधी। ठीक है, इस चीज के बारे में हम लोगों को पता है कि जो सैयद वंश का लास्ट राजा था उसका नाम क्या था? अलाउद्दीन आलम शाह। ठीक है, बेसिकली आलम शाह ने खुद ने ही अपना जो राज सिंहासन है वो किसको दे दिया था? बहरोल लोधी को दे दिया था। ठीक है, खुद की ही इच्छा से दे दिया था। और बोल सकता है कि वो एक स्थान पे बोल सकते हैं कि बदायूं में चले गए थे उसका राज त्याग कर। ठीक है, राज त्याग कर, राज मतलब उस टाइम पे उसको शासन किसको दे दिया था? बहरोल लोधी को दे दिया था। और उस टाइम के बाद बहरोल लोधी ने किस वंश की स्थापना की थी? लोधी राजवंश की। ठीक है, क्लियर हो गया ये चीज? तो दिल्ली सुल्तान में पहला अफगान राज स्थापित करने का श्रेय किसको दिया जाता है? हु इज एट्रीब्यूटेड टू स्टैब्लिश द फर्स्ट अफगान स्टेट इन दिल्ली सल्तनत? कल बताया था मैंने। ठीक है, तो स्टार्टिंग के जो तीन थे कौन कौन? जो गुलाम वंश था, फिर खिलजी आया, खिलजी के बाद तुगलक आया। तो ये अपने आप को क्या बुलाते थे? तुर्क बुलाते थे। ठीक है, तुर्क ओरिजिन का मानते थे। फिर इसके बाद सैयद आए, सैयद अपने आप को क्या बुलाते थे? सिया बुलाते थे। बेसिकली प्रॉफिट मोहम्मद साहब के वंशज बुलाते थे। फिर वहीं इसकी के बाद कौन आए? लोधी। और लोधी अपने आप को किस ओरिजिन का बताते थे? अफगान ओरिजिन का। तो क्या आंसर हो गया हमारा? लोधी वंश। ठीक है, क्लियर हो गया? कल वाली क्लास अगर याद हो तो स्टार्टिंग में मैंने यही चीज सबसे पहले क्लियर कर दी थी। इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ जाते हैं, अफगान, टर्क और डिसेंडेंट ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद। ये बहुत सारे क्वेश्चंस हमको देखने को मिले। ठीक है, और कंफ्यूजन भी रहती है, तो ये चीज याद रखना। स्टार्टिंग के जो तीन थे वो सारे के सारे अपने आप को टर्क्स बुलाते थे। फिर सैयद की बात करिए तो सैयद अपने आप को सिया बुलाते थे। सिया मतलब कि प्रॉफिट मोहम्मद साहब के वंशज। और इसके बाद फिर कौन आते हैं? लोधी आते हैं। और लोधी अपने आप को किस ओरिजिन का बताते हैं? अफगान ओरिजिन का। क्लियर हुआ? नेक्स्ट देखो, निजाम खान का वास्तविक नाम क्या था? निजाम खान वॉज द रियल नेम ऑफ, किसका रियल नेम था? ठीक है, तो सबको पता है किसका रियल नेम था? सिकंदर लोधी का। ठीक है, किसका रियल नेम था? सिकंदर लोधी का ओरिजिनल नेम, या पहले किस नाम से बुलाया जाता था उसको? निजाम खान। ठीक है, जैसे जूना खान के बारे में पढ़ा था हम लोगों ने कल।
नेक्स्ट देखो, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बोल सकते हो कि लोधी वंश का, या बोल सकते हो कि दिल्ली सल्तनत का। इस तरीके के क्वेश्चन बहुत बार पूछे गए कि हु गुल रुखी के नाम से कौन लिखता था, या हु यूज टू राइट द पोयम इन द नेम ऑफ गुल रुखी। ठीक है, गुल रुखी एक तरीके से बोल सकते हैं कि किसी मतलब एक राज शासन का, मतलब सुल्तान का पेन नेम था। पेन नेम समझते हो कि कोई भी इंसान जब कोई कविता लिखता है या कोई भी नोबल लिखता है तो आखिरी में अपना नाम लिखता है ना। तो वही उस टाइम पे जब वो इंसान मतलब शासक अपना पोयम लिखते थे, उस पोयम में अपना खुद का नाम यूज नहीं करते थे, उसकी जगह क्या यूज करते थे, गुल रुखी यूज करते थे। तो गुल रुखी जो बोल सकते, एक बोलते सुल्तान का पेन नेम था, वो अपनी जो पोयम्स थी उसमें लिखा करते थे। तो कौन थे वो? ठीक है, तो कौन थे? सिकंदर लोधी। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखना कि गुल रुखी जो बोल सकते हैं जो शब्द है, या बोल सकते हैं कि जो पेन नेम है, कौन अपनी कविताओं में लिखता था अपने नाम के बाद में, मतलब नाम की जगह पे, तो कौन यूज करता था? सिकंदर लोधी। नेक्स्ट देखो, दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक कौन था? तो हमारे सबसे बेसिकली स्टार्ट किसकी बात कर रहे हैं हम लोग? दिल्ली सल्तनत की खत्म होने की बात कर रहे हैं कि दिल्ली सल्तनत खत्म हो जाएगी और जो मुगल एम्पायर है वो स्टार्ट हो जाएगा। तो सबसे दिल्ली सल्तनत का आखिरी राजा कौन था, या आखिरी शासक कौन था? ठीक है, तो कौन था? इब्राहिम लोदी था। ठीक है, इस चीज का कैसे पता चलता है हम लोगों को? ठीक है, तो क्या बताया था कल मैंने, डेट बताई थी 21 अप्रैल। ठीक है, 1526 को क्या लड़ा गया था? बैटल ऑफ पानीपत लड़ा गया था। किसके बीच में लड़ा गया था? बाबर वर्सेस, ठीक है, इब्राहिम लोदी के बीच में लड़ा गया था। ठीक है, यहां पे ये कौन था? दिल्ली सल्तनत का इंसान था। ठीक है, दिल्ली का सुल्तान था, और बेसिकली इसके बाद किसकी स्टार्टिंग हो जाती है? मुगल एम्पायर की। ठीक है, तो यहां पे जो आपका बोल सकता है कि दिल्ली सल्तनत खत्म हो जाएगी और किसका स्टार्ट हो जाएगा? आपका मुगल एम्पायर का स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज इसलिए डेट इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस डेट के बाद दिल्ली सल्तनत का बोल सकते हैं कि ये आखिरी राजा इब्राहिम लोदी था, तो दिल्ली सल्तनत खत्म हो जाएगी और इसके बाद में क्या स्टार्ट हो जाएगा? मुगल एम्पायर स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, ये चीज याद रखनी है हमको। ठीक है, क्लियर है? नेक्स्ट देखो, पानीपत का प्रथम युद्ध कब लड़ा गया था? तो सिंपल अभी बताया, कब लड़ा गया था। ठीक है, ये डेट याद रखना, इसलिए बहुत 2-3 बार मैंने आपको बता दिया है। नेक्स्ट देखो, विच दिल्ली सल्तनत रूलर वॉज ऑल्सो नोन एज सुल्तान ऑफ कंस्ट्रक्शन, या निर्माणों का सुल्तान दिल्ली सल्तनत में, या दिल्ली सल्तनत में से किसको कहा गया है? ठीक है, तो किसको कहा गया है? फिरोज शाह तुगलक को कहा गया है। ठीक है, तो जितने लोग सी आंसर कर रहे हैं वो सही है। ये चीज पता है हम लोगों को। फिरोज शाह तुगलक की बात करो तो फिरोज शाह तुगलक के 4 इंपॉर्टेंट चीजों के बारे में समझ लो यहाँ पे। 4 कौन कौन सी चीजें जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है फिरोज शाह तुगलक से रिलेटेड। तो सबसे पहले उसने एक मंदिर था जिसका नाम क्या था? ज्वालामुखी टेम्पल। ठीक है, कौन सा मंदिर था? ज्वालामुखी टेम्पल। सुना है आप लोगों ने इसका नाम? ये कहां पर स्थित है? हिमाचल प्रदेश में स्थित है। और ये क्या है? जो एक क्या बोल सकते हो 51 शक्तिपीठ जो है ना, ठीक है, उन शक्तिपीठों में से एक है। ठीक है, तो ज्वालामुखी टेम्पल को किसने डिस्ट्रॉय करा था? फिरोज शाह तुगलक ने डिस्ट्रॉय करा था, या उसको तोड़ा था। ठीक है, ये चीज याद रखना। फिर दूसरी चीज कि उसको क्या बोला जाता है? फादर ऑफ इरिगेशन डिपार्टमेंट बोला जाता है। कि सिंचाई विभाग का बोल सकते कि जनक कौन था? तो हमारा फिरोज शाह तुगलक था। बहुत से ब्रिटिशर्स की बात करोगे ना, तो बहुत से ब्रिटिशर्स ने अपनी किताबों में फिरोज शाह तुगलक को क्या बता के रखा है? जो सिंचाई विभाग था उसका जनक बोल के रखा है। कि उस टाइम पे उसने क्या करा था? बहुत सी रिवर्स को बोल सकते ज्वाइन किया था, और उन रिवर्स को ज्वाइन करके बेसिकली बहुत से खेतों में वहां पे पानी पहुंचाता था वो।
ठीक है, सिंचाई का काम करता था, मतलब सिंचाई में उसने बहुत ज्यादा दिमाग लगाया था, और खेतों में पानी पहुंचाने के लिए उसने बहुत सारी पाइपलाइन वगैरह जो कहते हैं ना, कि एक तरीके से जगह बनाई थी जहां पे जो नदी का पानी है स्टोर, मतलब अगर ज्यादा पानी आ जाता तो वो बह के कहां पर आ जाए, खेतों की तरफ आ जाए, तो जिससे किसका फायदा हो जाए, खेत वालों का, जो किसान लोग हैं उनका फायदा हो जाए। ठीक है, तो बहुत सी ब्रिटिशर्स की बुकों में फिरोज शाह तुगलक को क्या बोला गया है, फादर ऑफ इरिगेशन डिपार्टमेंट या सिंचाई विभाग का जनक बोला गया है। ठीक है, तीसरी चीज उसको क्या बोला गया है, अभी हमने पढ़ा, सुल्तान ऑफ कंस्ट्रक्शन बोला गया है, कि निर्माणों का क्या बोल के रखा है उसका, सुल्तान बोल के रखा है, कि निर्माणों का सुल्तान कौन है, तो फिरोज शाह तुगलक है। ठीक है, फिर एक और चीज बोल सकते हैं कि उस टाइम पे एक कर को उसने स्टार्ट करा था, वो जो वाटर टैक्स रहता है ना, या पानी के लिए एक कर स्टार्ट करा था उसने। ठीक है, उस चीज को हम लोग, उसने क्या बोला था, हक ए शहरीब। ठीक है, ये चीज याद रखना, उस टाइम पे उसने एक पानी के लिए एक कर स्टार्ट करा था, उस कर का नाम क्या था, हक ए शारिब। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चार चीजें जो कि हमको फारूक शाह वो तुगलक से रिलेटेड हमको याद करना, और तुगलक से रिलेटेड जो आपको याद रखनी है। पहली चीज क्या है, ज्वालामुखी टेम्पल, जो कि कहां पर, हिमाचल प्रदेश में स्थित है, उसको उसने तुड़वाया था, जो कि बोल सकते हो कि 51 शक्ति पीठों में से एक है आज के टाइम पे हम लोग अगर देखें तो। दूसरी, कि बहुत से ब्रिटिशर्स ने उसको अपनी किताब में क्या बता के रखा है, सिंचाई विभाग का जनक बोल के रखा है, या इरिगेशन डिपार्टमेंट का फादर बोल के रखा है। तीसरा, हमको पता है कि सुल्तान ऑफ कंस्ट्रक्शन है, निर्माणों का क्या है, सुल्तान है। और चौथी चीज कि उसने एक तरीके का कर स्टार्ट करा था, कौन सा कर, पानी से रिलेटेड कर स्टार्ट करा था, उसको क्या बोला था उसने, हक ए शरीफ। ठीक है, ये चीज क्लियर है फिरोज शाह तुगलक से रिलेटेड। अब नेक्स्ट देखो, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रिलेटेड टू द सैयद डायनेस्टी। निम्नलिखित कथनों में से विचार करके बताइए कि सैयद राजवंश में से कौन सी जो कथन है वो रिलेटेड है या संबंधित है। तो पहला क्या बोल के रखा है, पढ़ो दोनों को और आंसर करो। कुछ लोगों ने तो पढ़ा भी नहीं, उससे पहले ही आंसर कर दिया। ठीक है, तो इसको पढ़े। पहली चीज क्या बोल के रखी है उन्होंने, सैयद वंश के अंतिम शासक कौन थे, अलाउद्दीन आलम शाह। उन्होंने क्या करा था, अपनी स्वेच्छा से बहरोल खान लोदी के पक्ष में दिल्ली सल्तनत के सिंहासन को त्याग दिया और बोल सकते विदायु के लिए रवाना हो गए थे। तो ये चीज मैंने बताई थी, पहली स्टेटमेंट बताती, तो पहला स्टेटमेंट क्या है, सही है। फिर दूसरी चीज क्या बोल के रखी, फिरोज शाह तुगलक ने आदीन बोल सकते हो किज्र खान मुल्ला बोल सकते मुल्तान का सूबेदार बनाया था। तो ये चीज हमने पढ़ी थी उस टाइम पे कि उस जो बोल सकते कि हमारा किज्र खान था वो कहाँ का सूबेदार था या बोल सकते गवर्नर था, मुल्तान का। ठीक है, क्लियर हो गया ये चीज। तो स्टेटमेंट हमारा दोनों सही है, तो क्या आंसर हो जाएगा, बोथ ए एंड बी। अब देखो यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन रहता है, बहुत सी किताबों में आप देखोगे तो ये किज्र खान का जो जिक्र है ना, बहुत सी किताब आप देखोगे हिस्ट्री की पुरानी किताबों में, जैसे आप लोग पढ़ रहे हो वन लाइनर में, तो इसमें फिरोज शाह तुगलक की बात कर रहे हैं कि फिरोज शाह तुगलक ने किज्र को उस उधर का सूबेदार बनाया था। पर बहुत सी किताबों में ये चीज देख के रखी है कि जो बोल सकते हैं कि इसने तैमूर का साथ दिया था, तो तैमूर ने भी इसको क्या बना के रखा था, उस टाइम पे मुल्तान का गवर्नर बना के रखा था। ठीक है, ये चीज याद रखना, कंफ्यूज मत होना। इसने सूबेदार की बात की थी और उसने किसकी बात करी थी, राजपाल या गवर्नर की बात की थी, तैमूर ने। नेक्स्ट देखो, तैमूर इन्वेंटेड इंडिया ड्यूरिंग द रेन ऑफ, तैमूर ने किसके शासनकाल के टाइम पे यहां पे भारत पे आक्रमण किया था, ठीक है। तो अभी देखा हम लोगों ने कि उस टाइम पे किसके टाइम पे किया था उसने, फिरोज शाह तुगलक के टाइम पे, बेसिकली बाद में उसका आक्रमण चलता ही रहा था, तो तुगलक वंश के टाइम पे किया था। किसके वंश के टाइम पे किया था, तुगलक वंश के टाइम पे किया था। ये तो हमने पढ़ लिया। अब नेक्स्ट देखो, चंगेज खान के अधीन मुगलों ने डैश के शासनकाल के दौरान भारत पर आक्रमण किया था। ये तैमूर पता है ना किसको बिलोंग करता है, मंगोल को। और अगर चंगेज खान की भी बात करूं तो चंगेज खान भी कहां का राजा है, मंगोल का राजा है। तो दोनों याद रखना, ठीक है। तो चंगेज खान पहले आया था या तैमूर पहले आया था, चंगेज खान पहले आया था। तो अगर आया था तो वो किसके टाइम पे आया था चंगेज खान,
अब यहाँ पे लोग कंफ्यूज है। भैया अभी देखा ना हमने, फिरोज शाह तुगलक के टाइम पे तो तैमूर आया था, तो उससे पहले आया था, वो बहुत पहले आया था। ठीक है, अगर चंगेज खान की बात करोगे तो चंगेज खान किसके टाइम पे आया था? स्लेव डायनेस्टी के टाइम पे आया था, गुलाम वंश के टाइम पे आया था। किसके टाइम पे आया था? गुलाम वंश के टाइम पे आया था। तैमूर आया था तुगलक वंश के टाइम पे। ठीक है, गुलाम वंश की बात करो तो गुलाम वंश में से भी किसके टाइम पे वो आया था? तो इल्तुतमिश के टाइम पे आया था। ठीक है, बहुत सी किताबों में ये चीज बता के रखी है कि उसने चंगेज खान का जो इल्तुतमिश है, उसने चंगेज खान का आक्रमण को रोक दिया था। बेसिकली बहुत सी किताब ऐसा बताती है। ठीक है, क्लियर हो गया? तो याद रखना, तैमूर किसके टाइम पे आया था? तुगलक के टाइम पे। और चंगेज खान जो कि मुगल का ही राजा था, मंगोल का ही राजा था, वो किसके टाइम पे आया था? ठीक है, आप गुलाम वंश के टाइम पे आया था। गुलाम वंश में भी किसके टाइम पे? इल्तुतमिश के टाइम पे। क्लियर है ये चीज? नेक्स्ट देखो, भारत का तोता के रूप में किसको जाना जाता है? किस कवि को जाना जाता है? द पोएट नोन एज द पैरेट ऑफ इंडिया वॉज? ठीक है, तो सब लोग आंसर कर रहे हैं। क्या है हमारा सही आंसर? अमीर खुसरो। क्यों बोला जाता है उसको भारत का तोता? आपने बता तो दिया, पर रीजन क्या है? क्योंकि बेसिकली वो कितने राजाओं के दरबारों में उसने काम किया है? 7 राजाओं के दरबार में उसने काम किया है। ठीक है, जितने भी बोल सकते हैं, जिसके टाइम पे उसने ऐसे 7 राजा थे जिनके दरबार पे वो काम करता था, इसलिए उसको क्या बोला गया है? भारत का तोता बोला गया, या पैरेट ऑफ इंडिया बोल के रखा है। क्लियर हुआ? नेक्स्ट देखो, कुतुबुद्दीन ने अपनी राजधानी को डैश से दिल्ली शिफ्ट किया था। कुतुबुद्दीन शिफ्टेड हिज कैपिटल फ्रॉम डैश टू दिल्ली। ठीक है, तो उस टाइम पे अगर देखोगे तो जब मोहम्मद गौरी यहां से गया था, तो बेसिकली कुतुबुद्दीन ऐबक को कहाँ का, मतलब कौन सा राज्य संभालने के लिए बोला था? एक लाहौर और दूसरा दिल्ली। स्टार्टिंग में उसने अपनी कैपिटल कहाँ पे मतलब बनाई थी? लाहौर में बनाई थी। फिर बाद में उसने कहाँ पे कैपिटल शिफ्ट कर दी थी? दिल्ली में। तो सही आंसर क्या हो गया? लाहौर। ठीक है, ये चीज याद रखना। जो 4 हम लोग, दिल्ली की बात कर रहे हो, पर बेसिकली अब उसने अपनी राजधानी को क्या बनाया था? पहले लाहौर था, फिर गया तो वो दिल्ली की तरफ ही था। बेसिकली कुछ किताबों में उसका ये चीज बता के रखी है कि उसने शिफ्ट करी थी एक जगह से, तो लाहौर से दिल्ली शिफ्ट करी थी। वो तो उसने बोल सकते कि जो एक्चुअल जो बोल सकते दिल्ली सल्तनत किसने स्टार्ट करी थी? इल्तुतमिश ने स्टार्ट करी थी। ठीक है, नेक्स्ट देखो, जलालुद्दीन की डैश नीति युवा खिलजी को पसंद नहीं आई थी। ठीक है, जलालुद्दीन पॉलिसी ऑफ डैश वाज नॉट लाइक्ड बाय द यंग खिलजी। यंग खिलजी मतलब अलाउद्दीन खिलजी। कौन सी नीति उसको अच्छी नहीं लगी थी? ठीक है, देखो पहली चीज तो, अलाउद्दीन के पहले कौन था? बलबन था। सॉरी, जलालुद्दीन के पहले कौन था? बलबन। की जो नीति हम लोगों ने पढ़ी है, ब्लड शेड की, जो बोल सकते हैं कि पॉलिसी थी, ब्लड शेड की पॉलिसी मतलब रक्त और लोहे की जो नीति थी, कि बेसिकली किसी भी कीमत पे वो अपनी राज को मतलब बचाना चाहता था, भले मार के बचाए चाहे प्यार से बचाए। ठीक है, उस पॉलिसी को जलालुद्दीन ने फॉलो किया था क्या? नहीं किया था। जलालुद्दीन उस टाइम पे 70 साल का था और वो इन सब चीजों पे विश्वास नहीं करता था, बेसिकली मारने काटने पे। तो उसने कौन सी नीति को अपनाया था? शांति की नीति को अपनाया था। पर वही चीज जब अलाउद्दीन के टाइम पे आई, तो अलाउद्दीन को जो शांति की पॉलिसी थी वो पसंद नहीं आई थी। उसको कौन सी पॉलिसी अच्छी लगी थी? बलवन वाली, कि मार के पीट के या खून बहाकर उसको अपने राज पे बोल सकता है कि उसको आक्रमण करना था, जीतना था, मतलब जीतना था। ठीक है, तो ये जो पॉलिसी थी पहले बलबन ने स्टार्ट की थी, फिर जलालुद्दीन ने क्या कर दिया था? उसको खत्म कर दिया था, उस नीति को फॉलो नहीं करा था। फिर अलाउद्दीन जब आया तो उसको ये वाली नीति, शांति वाली नीति अच्छी नहीं लगी। और कौन सी नीति अच्छी लगी थी? बलबन वाली, जो लोहे और रक्त वाली नीति थी। ठीक है, तो यहां पे सही आंसर क्या होगा हमारा? शांति की नीति। क्लियर हो गया ये चीज? तो अलाउद्दीन की कौन सी पॉलिसी को फॉलो करा था? जो बलबन की पॉलिसी थी, जो ब्लड शेड पॉलिसी थी, लोहे और रक्त की नीति। क्लियर हो गया?
नेक्स्ट देखो, कुतुब फिरोज शाही डैश मतलब निपटने वाली एक किताब है, मतलब किस बुक से ये डील करती है? कुतुब फिरोज शाही वॉज अ बुक डीलिंग विथ विच सब्जेक्ट? इतिहास मतलब हिस्ट्री से करती है, केमिस्ट्री से करती है, फिजिक्स से करती है, या इनमें से किसी से नहीं करती? देखो इसका बेसिकली अगर इसकी बात करो ना, तो एक बुक में इसका जिक्र दे के रखा है, पर इसके राइटर के बारे में हमको पता नहीं है। ठीक है, एक्चुअल राइटर के बारे में पता नहीं है, पर इसके सब्जेक्ट के बारे में जरूर पता है कि इस सब्जेक्ट की ये बुक है। तो किस सब्जेक्ट की है? आप सब लोग तो इतिहास बता रहे हो। इतिहास की बुक नहीं है, भौतिक विज्ञान की बुक है, जो कि किसको हम लोग क्या बोलते हैं? फिजिक्स की बुक है। ठीक है, ये चीज याद रखना। कुतुब फिरोज शाही किस सब्जेक्ट की बुक है? फिजिक्स की बुक है, या बोल सकते हो कि हमारी भौतिक विज्ञान की बुक है। ठीक है, ये चीज याद रखना। नेक्स्ट देखो, द तुगलक डायनेस्टी स्टार्टेड डिक्लाइनिंग ड्यू टू द इन्वेजन ऑफ, इसी चीज को फिर से घुमाकर पूछ लिया कि जो तुगलक वंश का जो पतन शुरू हुआ था वो किसके आक्रमण के कारण हुआ था? ठीक है, अगर चंगेज खान के टाइम पे हुआ था, या बोल सकते तैमूर के कारण हुआ था? तैमूर के कारण हुआ था, क्योंकि चंगेज खान तो पहले ही आ चुका था। ठीक है, कंफ्यूज मत होना इस चीज में। नेक्स्ट देखो, आगरा शहर डैश के द्वारा बनाया गया था? द सिटी ऑफ आगरा वॉज बिल्ड बाय, किसने बनाया था आगरा? ठीक है, तो किसने बनाया था? सिकंदर शाह ने बनवाया था। कि अगर आप देखोगे तो उस टाइम पे उसने अपनी कैपिटल को भी चेंज कर लिया था। दिल्ली से क्या बना दी थी अपनी कैपिटल को? आगरा बना दी थी। ठीक है, और उस टाइम पे बोल सकते हो कि सिकंदर शाह से एक रिलेटेड बात करो तो उसने एक चीज चालू की थी जिसका नाम क्या था? गज ए सिकंदरी। ये क्या था? एक तरीके का एक मेजरमेंट की यूनिट थी, मतलब ये नापने का एक इकाई थी। ठीक है, और बेसिकली बोल सकते हो गज ए सिकंदरी किसके इक्वल होती थी? 32 इंच के इक्वल रहती थी। ठीक है, 32 इंच का अगर एक तरीके से उसको नापोगे, अगर टोटल 32 इंच है तो उसको वो क्या बुलाता था? गज ए सिकंदरी बुलाता था। ठीक है, गज ए सिकंदरी किससे रिलेटेड है? नापने की यूनिट से रिलेटेड है, मेजरमेंट की यूनिट से रिलेटेड है। उसको किसने स्टार्ट करा था? तो सिकंदर शाह ने स्टार्ट करा था, ये चीज याद रखना। और अगर बता भी देगी गज ए सिकंदरी किसके इक्वल होती है, तो 32 इंच के इक्वल होती है। ठीक है, ये चीज याद रखना। क्लियर हो गया ये चीज? नेक्स्ट देखो, मुबारक शाह बिल्ड द सिटी कॉल्ड मुबारकाबाद ऑन द बैंक ऑफ द रिवर। ठीक है, मुबारक शाह ने किस नदी के किनारे मुबारकबाद नामक शहर का निर्माण किया था? ठीक है, तो जो गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है वो कौन सी है? यमुना। ठीक है, तो यमुना के तट पे उसने कौन सा शहर बसाया था? मुबारकबाद बसाया था। किसने बनाया था? मुबारक शाह ने बनवाया था। क्लियर है ये चीज? अब नेक्स्ट देखो, किस शासक ने अपने दो भाइयों उलग खान और नुसरत खान को गुजरात पर आक्रमण करने के लिए भेजा था? Which ruler sent two of his brother उलग खान एंड नुसरत खान टू इन्वेड गुजरात? अब इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। ठीक है, इस वाले क्वेश्चन पे हम सबसे लास्ट में आएंगे फिर से। नेक्स्ट देखो, पोईवोश एक प्रकार का क्या था? पोईवोश की बात हो रही है। पोईवोश उस टाइम पे दिल्ली सल्तनत के नाम पे उस टाइम पे क्या था? ये चीज किससे रिलेटेड थी ये शब्द? ठीक है, तो लोग क्या बता रहे हैं? आंसर बता रहे हैं, पहले ये चीज समझ लो। पोईवोश क्या था? इसका मतलब क्या होता था? जो बलबन था ना, उस टाइम पे उसने क्या करा था? एक प्रथा स्टार्ट करी थी। बेसिकली कौन सी प्रथा? कि अगर कोई सुल्तान है तो उस सुल्तान के सामने बाकी की प्रजा क्या करेगी? जब सुल्तान वहां से निकलेगा तो क्या करेगी? झुक के सलाम करेगी। ठीक है, और बेसिकली क्या करेगी? उसके हाथों को चूमेगी। ठीक है, तो उस तरीके की प्रथा किसने स्टार्ट करी थी? बलबन ने स्टार्ट की थी। और बेसिकली उस चीज को वो क्या बोलता था? पोईवोश बोलता था। और वो जो पोईवोश है वो एक तरीके का क्या है? हमारा अभिवादन करने का तरीका या सल्यूट करने का तरीका। ठीक है, ये चीज क्लियर हो गई?
ठीक है, ये चीज समझ में आ गई। जो पोईवोश था वो किससे रिलेटेड था? सलूट करने से रिलेटेड था। बेसिकली अगर आप अभी देखोगे तो कोई अगर ऑफिसर यहाँ से निकल रहा है तो सलूट करने का तरीका होता है ना, वैसे ही बलबन ने उसके टाइम पे जो सुल्तान थे उसको मतलब एक तरीके से रिस्पेक्ट देने का या सलूट करने का एक तरीका था, जिसको क्या बोला जाता था? पोईवोश बोला जाता था। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन तारिक ए फिरोज शाह और फुतवा ए जहानदारी के लेखक थे? ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द ऑथर ऑफ तारिक ए फिरोज शाह और फुतवा ए जहानदारी? ठीक है, ये किसने के द्वारा लिखी गई है? ये दोनों की दोनों किताब। ठीक है, तो किसके द्वारा लिखी गई है? बर्नी के थ्रू लिखी गई है। ठीक है, ये चीज याद रखना, ये इंपॉर्टेंट किताब से इसलिए। ठीक है, कौन सी है? तारिक ए फिरोज शाह और दूसरी फतवा ए जहानदारी। ठीक है, ये किसने लिखी है? बर्नी ने लिखी है, ये चीज याद रखना। नेक्स्ट देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग किंग वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिस्ट्रक्शन ऑफ द्वारकाधीश टेम्पल इन द्वारका? या निम्नलिखित में से कौन सा राजा द्वारका के द्वारकाधीश मंदिर के विनाश के लिए जिम्मेदार था? अब द्वारकाधीश मंदिर की भी बात करोगे तो अभी आज के टाइम पे आप जाओगे ना तो दो मंदिर आपको देखने को मिलते हैं। एक तो जो अभी के टाइम पे बना है जो कि इसका स्ट्रक्चर बहुत अच्छा, एक भेट द्वारका बोला जाता है जो समुद्र के बीच में। तो वो वाले की बात हो रही है, जो समुद्र के बीच में जो मंदिर था उसको किसने डिस्ट्रॉय करा था? तो उस राजा का नाम बताओ। ठीक है, सब लोग अहमद शाह द्वितीय बता रहे हैं, पर बेसिकली किसने डिस्ट्रॉय करा था? महमूद शाह प्रथम ने किया था। ठीक है, उस टाइम पे ये गुजरात का बोल सकते कि राजा था, शासक था या सुल्तान था, उसने ही इसको डिस्ट्रॉय करा था। ठीक है, द्वारकाधीश मंदिर याद रखना, जो भेट द्वारका बोलते हैं ना, जो मंदिर जो समुद्र के बीच में जो मंदिर बनाया गया उस मंदिर की बात कर रहे हैं। क्लियर हो गया? नेक्स्ट देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग गॉड हिमसेल्फ द शेडो ऑफ गॉड ऑन अर्थ? निम्नलिखित में से किसने स्वयं को पृथ्वी पर ईश्वर की छाया कहा था? किसने बोला था? किसने आपको शेडो ऑफ द गॉड ऑन अर्थ बोला था? या पृथ्वी पर ईश्वर की छाया कहा था? ठीक है, तो किसने कहा था अपने आप को? बलबन को बोला था कि मतलब बेसिकली जो राजा है वो किसके भेजे हुए हैं? अल्लाह के भेजे हुए दूत हैं। ठीक है, कि अल्लाह ने उनको भेजा है बेसिकली किसके लिए? इस पृथ्वी पे लोगों की भलाई के लिए। ठीक है, क्लियर है ये चीज? नेक्स्ट देखो, आमिर ए आखूर की उपाधि किसको मिली थी? हु गॉट द टाइटल ऑफ आमिर ए आखूर? अब यहाँ पे मिक्स्ड आंसर मिल रहे हैं। अब देखो बेसिकली रजिया सुल्तान के बारे में सुना है ना? बेसिकली रजिया सुल्तान को मरवाने के लिए बहुत कॉन्स्पिरेसी हुई थी। ठीक है, बहुत शतरंज खेले गए थे। बेसिकली बहुत सी हिस्ट्री की बुक में ये बता के रखा है कि बलबन भी उसमें शामिल था। ठीक है, अगर बलबन की बात करो तो बलबन को मतलब बोल सके रजिया के टाइम पे भी एक उपाधि दी गई थी। कौन सी उपाधि दे के रखी थी? आमिर ए शिखर। ठीक है, ये उपाधि किसने दी थी? रजिया के टाइम पे किसको मिली थी? बलबन को मिली थी। पर जैसे ही बलबन ने बोल सकते हो रजिया की मृत्यु हो गई, उसके बाद बलबन जब राजा बना तो उसकी उपाधि चेंज होके क्या कर दी गई? आमिर ए आखूर कर दी गई। ठीक है, ये दोनों क्वेश्चन है, इससे ये चीज याद रखना। रजिया सुल्तान के टाइम पे अगर आप देखोगे तो बलबन को कौन सी उपाधि दी गई थी? आमिर ए शिखर की उपाधि दी गई थी। पर जब उसकी मृत्यु हो जाती है और बलबन राजा बनता है तो उस टाइम पे उसकी उपाधि चेंज होकर क्या हो गई? आमिर ए आखूर हो गई। ठीक है, ये चीज याद रखना। तो सही आंसर क्या हो गया हमारा? बलबन। ये दो नाम जरूर याद रखना, आमिर ए शिखर और आमिर ए आखूर। ये किससे रिलेटेड है? बलबन से रिलेटेड। क्लियर हो गया? नेक्स्ट देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज अ कंटेम्पररी ऑफ द सैयद सुल्तान ऑफ दिल्ली? निम्नलिखित में से कौन दिल्ली के सैयद सुल्तानों का समकालीन था?
सोच समझ के आंसर दोगे तो ये अभी करा है हमने क्वेश्चन। ठीक है, तो अब आंसर सही मिलने लगे। तो सही आंसर क्या है हमारा? डी। याह बिन के बारे में सुना था ना हम लोगों ने। याह बिन ने एक किताब लिखी थी, कौन सी किताब थी? तारीख मुबारक शाही, जिसमें किसके बारे में बता के रखा था? सैयदों के बारे में बता के रखा था, तो वही होगा ना इसके समकालीन। ठीक है, तो सिंपल सा क्वेश्चन था, ये चीज याद रखना। और याह बिन से याद रखना कि उसने एक किताब लिखी थी, उस किताब का नाम क्या है? तारीख मुबारक शाही, जिसमें किसका उल्लेख देके रखा है? तो हमारे सैयद राजवंश का उल्लेख देके रखा है। जानकारी हमको वहीं से मिलती है सारी। क्लियर है? नेक्स्ट देखो, निम्नलिखित में से कौन सा सल्तनत काल में स्याह विभाग के नेतृत्व करता था? विच ऑफ द फॉलोइंग हेडेड द मिलिट्री डिपार्टमेंट ऑफ द सल्तनत पीरियड? ठीक है, जो सैन्य सेना रहती थी, उस विभाग रहता था, उसको कौन लीड करता था? उस डिपार्टमेंट का नाम क्या था? ठीक है, तो इस चीज के बारे में हम लोगों ने देखा है बेसिकली। तो उस टाइम पे जो राजा रहते थे या मुमालिक जो बोल सकता है, उस टाइम पे जो हम डायनेस्टी को भी बोलता है। ठीक है, तो उस डिपार्टमेंट को क्या बोला जाता था? अरीज ए मुबालक के नाम से बोला जाता था। ठीक है, नेक्स्ट देखो, दिल्ली का कोटला किला निम्नलिखित में से किसने निर्माण किया था? द कोटला फोर्ट एट दिल्ली वॉज द क्रिएशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग? ठीक है, तो किसने किया था इसका निर्माण? फिरोज शाह तुगलक ने। किसने किया था? फिरोज शाह तुगलक ने किया था। बेसिकली एक और चीज की बात करता हूं, सिरी फोर्ट के बारे में पढ़ा है? सिरी फोर्ट कहां पर स्थित है? सबसे पहली चीज तो दिल्ली में ही सिचुएटेड है। इसको बनवाया किसने था? किसने बनवाया था? अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया था। ये चीज याद रखना। कोटला फोर्ट किसने बनवाया था? ठीक है, फिरोज शाह तुगलक ने। और वहीं पे अगर सिरी फोर्ट की बात करूं, जो भी दिल्ली में ही स्टेटेड है, वो किसने बनवाया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। ठीक है, ये चीज याद रखना। नेक्स्ट देखो, आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा इल्तुतमिश के शासन का मील का पत्थर नहीं था? विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज नॉट अ लैंडमार्क ऑफ द इल्तुतमिश रूल? मतलब लैंडमार्क मतलब कि बेसिकली ये कौन सा कथन इल्तुतमिश से रिलेटेड नहीं था? ठीक है, गलत आंसर मतलब गलत ऑप्शन बताना है हमको। सभी लोग बताओ ये वाला आंसर तो भैया। अभी तक हमारी दिल्ली सल्तनत खत्म हो गया। अब बेसिकली ये चीज तो पता होनी चाहिए हमको। बेसिकली अगर देखो तो उसने किसका स्टार्ट, मतलब जो चांदी के टंका और तांबे के जीतल का इस्तेमाल करना स्टार्ट करा था। ठीक है, इस चीज को तो इंट्रोड्यूस करा ही था उसने। ठीक है, तो चांदी के सिक्के को क्या बोला जाता था? टंका। और तांबे के सिक्के को जीतल के नाम से किसने इंट्रोड्यूस करा था? इल्तुतमिश ने इस्तेमाल किया था। इंट्रोडक्शन इकदारी प्रणाली की परिचय किसने स्टार्ट करा था? इल्तुतमिश ने स्टार्ट करा था। अब ये इकदारी सिस्टम है क्या? क्या होता है इकदारी में? उस टाइम पे क्या होते थे, जो भी सेना होती थी, उस सेना को सैलरी नहीं मिलती थी। सैलरी ना मिलके उसको क्या दिया जाता था? इक्ता दिया जाता था। इक्ता मतलब क्या होता है? एक जगह, मतलब कि एक खेती के लिए जो एक खेत दे दिया जाता था, एक जगह दे दी जाती थी। किस चीज के लिए? खेती के लिए, जिससे वो अपना काम कर सके, पैसा कमा सके और अपना कैसे खाना कर सके। ठीक है, खाना पीना कर सके। तो इस चीज के लिए क्या, कौन सा सिस्टम स्टार्ट करा था इल्तुतमिश ने? इकदारी सिस्टम। इकदारी सिस्टम में क्या होता था, जो भी उनका सैनिक होता था, उस सैनिक को क्या दे दी जाती थी? एक जगह दे दी जाती थी, एक खेत दे दी जाता था, जिसको वो क्या बोलता था? इकदा बोलता था, जिससे वो अपना बेसिकली कमाकर बेसिकली अपना खाना पीना कंप्लीट कर सके। ठीक है, तो इकतारी सिस्टम भी किसने स्टार्ट करी थी? इल्तुतमिश ने स्टार्ट करी थी। फिर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ चालीसा या चालीसा का आयोजन स्टार्ट किया था। तो चालीसा मतलब कि 40 नोबल लोगों का क्या करता था वो?
एक उसने बोल सकते हैं कि ग्रुप बनाया था, जो कि बड़े बड़े जो विद्वान लोग रहते थे, इंटेलिजेंट लोग रहते थे, जिन लोगों को बहुत ज्यादा नॉलेज रहती थी, ऐसे 40 लोगों का क्या बनाया था उसने, ग्रुप बनाया था। उसको क्या बोलता था वो, चालीसा बोलता था। ठीक है, तो ये चीज इसने स्टार्ट करी थी। तो ये तीनों की तीनों चीज सही है। पर चौथी चीज अगर देखो कि दिव्य अधिकार सिद्धांत को आगे बढ़ाया था, नहीं, ये चीज नहीं होती। तो सही आंसर क्या हो गया हमारा, पुटिंग फॉरवर्ड द डिवाइन राइट ऑफ द थ्योरी। ठीक है, ये चीज उसने स्टार्ट नहीं करी थी, बाकी की तीन चीज जरूर उसने स्टार्ट करी थी। बोल सकते कि टंका और दूसरे की जो जीतल जो वो कॉइन थे उसको इशू करना स्टार्ट कर दिया था। फिर दूसरी चीज इकतारी सिस्टम स्टार्ट करा था कि सेना के लोगों को एक जगह दे देता था, जिसको वो क्या बोलता था, एकता बोलता था। ठीक है, और बेसिकली तीसरी चीज कि उस टाइम पे उसने चालीसा का एक तरीके से मतलब एक ग्रुप बनाया था 40 लोगों का, जिसको वो लोग क्या बोलता था, चालीसा बोलता था। ठीक है, क्लियर हो गया इल्तुतमिश से रिलेटेड, क्लियर है ये चीज, दिल्ली सल्तनत समझ में आया। तो लगभग हमने बहुत सारे क्वेश्चंस को इधर उधर से रिलेटेड करके बहुत सारी चीजों को समझा है। ठीक है, तो ज्यादातर क्वेश्चन हमको कहां से देखने को मिलते हैं, स्लेव डायनेस्टी से देखने को मिलते हैं। और कुछ जो नॉर्मल क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो चीज मैंने सब कवर कर दिया आपको लिए। ठीक है, मेरे को नहीं लगता कि इसके बाद आपको प्रॉब्लम होगी। फिर भी अगर आपको कहीं से नई चीज मिले तो अपने नोट्स में जरूर लिख देना उस चीज को। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आपको नहीं देखने को मिलेगा। जब आप टेस्ट सीरीज करोगे या और चीजें पढ़ोगे तो कुछ चीजें हो सकती है कि जो आपको देखने को इंपॉर्टेंट लगे, तो वो अपने नोट्स में जरूर बना लेना। एक बार नोट्स बन गए तो एक बार बन जाएंगे, बार बार नहीं बनते, मैंने पहले भी बोला है आपको। ठीक है, तो हमारे एक क्वेश्चन पे वापस आएंगे हम लोग। किस शासक ने अपने दो भाइयों उल्लक खान और नुसरत खान को गुजरात पर आक्रमण करने के लिए भेजा था? इसका आंसर आपको सभी को कमेंट सेक्शन में करना है भैया। इससे पता लगता है कि बेसिकली आप पढ़ रहे हो या नहीं पढ़ रहे हो, इससे आपका इंटरेस्ट समझ में आता है हम लोगों को भी। ठीक है, तो जितने भी लोग हैं सभी से बोल रहा हूं कि भैया इसका आंसर देना है आपको। पता हो गलत भी दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, जो सही आंसर देगा बेसिकली बस बता दिया जाएगा कि सही आंसर कौन है। तो आपकी कम से कम एक रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है कि आपको पता, हम लोगों को भी पता चलने चाहिए कि आप लोग पढ़ पा रहे हो या नहीं पढ़ रहे हो। ठीक है, ये चीज क्लियर हो गई। तो इसका आंसर सभी के सभी कमेंट सेक्शन में देना। आज के लिए थैंक यू।